बच्चों, पिछले लेक्चर में टर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मूल टॉपिक था। मैं बोला था कि अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल में सिखाऊंगा। तो पिछले लेक्चर को रिकैप करते हुए, पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिकैप मारते हुए हम लोग आगे आ रहे हैं। तो पिछले टर्क एक्सपीरियंस्ड का फॉर्मूला था P क्रॉस E। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टर्क डेवलप होगा वो टर्क बराबर P क्रॉस E। किस पर? तो डायपोल पर। अब मैं बोला ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी वाला बात 11th का आपको रिवाइज कर लेना है। अभी ज़रूरत पड़ेगा, देखेंगे आगे। इसका मैग्नीट्यूड बोले टर्क का PE साइन थीटा। इसका ग्राफ अगर बनाओगे, यह टॉ और यह थीटा, तो साइनसॉइडल साइन वाला कर्व होगा। PE साइन थीटा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इसको रेडियन में बोल लेते π/2, पाई रेडियन, 3π/2 और 2π बोलेंगे बच्चों टर्क। या टॉ का मैक्सिमम वैल्यू है, टॉ मैक्स बोलेंगे। टॉ मैक्स और उसका वैल्यू कितने के बराबर? PE के बराबर प्लस PE। यहाँ पर इसी तरह से माइनस PE की बात होगी, साइन 270 डिग्री। और इस केस में 0, इस केस में 0। डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले, नेट फोर्स ऑलवेज 0। इस दो पार्टिकुलर पोजीशन पर मैं बोला था कि टर्क भी क्या होगा? 0 होगा। जहाँ सिस्टम पर नेट फोर्स 0, नेट टर्क 0, तो वह सिस्टम इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ के लिए मतलब 180 डिग्री के केस में और कहाँ 0 डिग्री के केस में, फिर 360 पर तो रिपीट हो, तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम का केस कहलाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर टॉ मैक्स का वैल्यू, मैग्नीट्यूड में 270 पर भी वही बात। तो इतना बात समझाए। और दूसरा इसी में बच्चों टॉ वेक्टर बराबर P क्रॉस E। इफ़ P वेक्टर बराबर I इंटू PX प्लस J इंटू PY प्लस K इंटू PZ एंड E वेक्टर बराबर I इंटू EX प्लस J इंटू EY प्लस K इंटू EZ, देन टॉ वेक्टर बराबर P क्रॉस E डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा बच्चों। अगर मैं चाहूँ तो पहले इसको E लिखेंगे, इसको लिखूँगा, है ना, I PX प्लस J PY प्लस K PZ और क्रॉस में I इंटू EX प्लस J इंटू EY प्लस K इंटू EZ। IJK PX PY PZ EX EY EZ डिटर्मिनेंट फॉर्म सारणिक रूप में बोला। और इसको लिखने का तरीका सिखाया। मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, ऐसे इशारा कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो मेरे बच्चों कि इस रो को और इस कॉलम को क्या करना है? छोड़ देना है और ऐसे क्रॉस की तरह मल्टीप्लाइड करना है। तो PY EZ माइनस PZ EY। पिछले बार भी आया था वेक्टर में भी, मैं बोला क्रॉस प्रोडक्ट के क्रम के बाद I के साथ X वाला नहीं आएगा, यह X कंपोनेंट ही कहलाएगा, लेकिन इसमें X नहीं आएगा। फिर इसी तरह एक प्लस बोला, दूसरा माइनस बोला, तो माइनस J बच्चों, और इसको छोड़ा इस तरह, तो PX EZ PZ EX, एक माइनस फिर प्लस, तो प्लस K
इसको और इसको छोड़ो तो पी एक्स ई वाई माइनस पी वाई ई एक्स, इस तरह से लिखा जाएगा। और 3 कंपोनेंट हो गया टॉ का, एक्स कंपोनेंट दिस मच, वाई कंपोनेंट दिस मच, जेड कंपोनेंट हेयर। टॉ एक्स बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों, पी वाई ई जेड माइनस पी जेड ई वाई। टॉ वाई बराबर, अब यहाँ पर प्लस लेना है तो माइनस कॉमन ले ले तब, तो क्या होगा पी जेड ई एक्स पी एक्स ई जेड एंड टॉ जेड बराबर पी एक्स ई वाई माइनस पी वाई ई एक्स। कितनी बार 11th से लेके अभी तक कर चुके हो और आगे भी करते रहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का भाग। यहाँ पर मैं बताया थी इसका स्पेशल केस सब, इसमें सारा फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री टॉ बराबर 0, फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री टॉ बराबर 0, फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री टॉ मैक्स पी ई के बराबर बोलेंगे। इस तरह से बात करेंगे। फॉर थीटा बराबर 270 डिग्री टॉ बराबर माइनस पी ई के बराबर। इस तरह की बातों को हम लोग क्या करते रहे, रिपीट करते रहे। टर्क के बारे में थोड़ी सी पहले वाली जानकारी को रिवाइज कर लो मेरे बच्चों। टर्क इज एक्सियल वेक्टर, यह तुम्हारा पोलर वेक्टर है, ये भी पोलर वेक्टर जिसका खास अपना डायरेक्शन होता है ना, उसको हम लोग पोलर वेक्टर बोलते हैं। और वह जिसका डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन के टर्म में दिया जाता है उसको एक्सियल वेक्टर। 2 पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक्सियल वेक्टर देगा। एक्सियल वेक्टर का दूसरा नाम स्यूडो वेक्टर भी बोलते हैं। तो टर्क इज एक्सियल और स्यूडो वेक्टर। पी और ई जो है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह पोलर वेक्टर कहलाता है। ये सब 11th के स्टैंडर्ड को रिवाइज करने का तरीका है। तो टर्क इज एक्सियल वेक्टर। चल, तो इस तरह की बातों को आप क्या करोगे, रिपीट करोगे। मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला पिछले क्लास में लिखना सिखाया था। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टी बराबर 2 पाई रूट ओवर आई बट्टा पी ई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। पिछले लेक्चर में मैं एक सवाल बताया था, आगे भी मैं फिर सवाल बताता हूँ। तब यह पिछले को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं पिछले लेक्चर की बात को। तो टर्क से रिलेटेड बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। क्या वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे क्या दे रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इसको रिवाइज कर रहे हो। तो मेरा तो यही कहना रहता है, बार बार फिजिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स जानो, वेक्टर आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए, सब बार बार बोलते रहूँगा मैं। आप रिवाइज करते हैं। हम लोग चले अभी तत्काल किस पर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल। अभी इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। आगे अभी जस्ट मैं नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूँगा। नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं दिखाऊँगा आपको क्या चीज़, कि ऑलवेज डाइपोल पर फोर्स लगेगा। टर्क 2 केस में 0 डिग्री और 180 डिग्री, किसके बीच का, थीटा 0 डिग्री और 180, तो पी और ई वेक्टर के बीच का आएंगे। अगर 0 और 180 हो, पैरेलल हो जाए दोनों आपस में और एंटी पैरेलल हो जाए तो टर्क विल बी 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कभी 0 नहीं होगा, नेट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह की बात करेंगे यहाँ। अभी जस्ट पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल की बात करें। बच्चों अब जो फार्मूला निकालने चले, एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट P Q इंटू 2A, कहीं Q इंटू 2L, Q इंटू D, जो जहाँ सेपरेशन जैसा रहे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से लिखते हैं, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखो भाई, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, इस सब लिटरेचर को गायब कर सकते हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट P वेक्टर बराबर Q इंटू 2A इज प्लेस्ड
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E vector at any instant, dipole max angle theta with E vector at this instant, torque acts on the dipole due to electric field। इस भाषा को थोड़ा सा ध्यान देना है। किसके कारण टर्क? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किस पर? तो डाइपोल पर। तो टॉ बराबर कितना? पी ई साइन थीटा। वेक्टर लगा दें, डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। हमने बोला था कि डाइपोल इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है मान लो, तो यह डाइपोल इस तरफ होना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो मीन पोजीशन की ओर आने चाहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो डायरेक्शन लेंगे तो टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, इस बात को ध्यान देना। और तब क्या है, हेयर अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डी, हेयर अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डी थीटा रोटेशन ऑफ डाइपोल, दैट इज फ्रॉम, भाषा को थोड़ा सा, थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डी थीटा रोटेशन ऑफ द डाइपोल, डी डब्ल्यू बराबर टॉ डॉट डी थीटा बोला जा सकता है। ये नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन लगा दिया। टॉ किधर लग रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मैं इस तरह डाइपोल को दिखा रहा था, इधर आना चाहेगा, और ले जा रहे हो इधर, दोनों के बीच का मतलब दोनों कौन डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा मेरा बच्चा? टर्क के जगह पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री, डायरेक्ट माइनस लिखा जा सकता था, कॉस 180 -1, पी ई साइन थीटा डी थीटा। यह वर्क डन, देखो आपके मन में आ रहा होगा, वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस पढ़े थे मेरे बच्चों, लेकिन वह ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेशनल मोशन में फोर्स के जगह टॉर्क और डी एस और डी एक्स और डी आर वेक्टर के जगह डी थीटा। मैंने फोर्स को डिफाइन किया था निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर टर्क को डिफाइन करेंगे निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन वाला केस में, है ना। तो निगेटिव ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वह माइनस डी यू बाई डी थीटा बोलेंगे, डी थीटा, यहाँ आर के जगह थीटा, एक्स के जगह थीटा की बात करें। अच्छा वो आ रहा है तब, अभी जस्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ चार्ट बना के, आप पिछले ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को मैं बार बार बोलता हूँ कि समय मिलेगा तो मैं उसको लिखा दूंगा थोड़ा सा। 11th वाले बच्चे जो मेरे से लिंक थे वो उसको लिखा हुआ है, सारा चीज़ सबको लिखा होगा, जो 11th पढ़े हैं तो उसको लिखा होगा रोटेशनल मोशन में। लेकिन चले पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरा बच्चा, है ना। लेकिन देखिए आगे, तेरा बच्चों डी डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा, हम लोग पढ़े हैं। वर्क डन बाई
इलेक्ट्रिकल फोर्स UI माइनस UF माइनस DU लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एज DU बराबर माइनस DW, या DU जो लिखा जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक तरह से हम लोग बात करें लार्ज स्केल वाला में तो UF माइनस UI चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो बताया गया था। UI माइनस UF लिखते थे, तो उसी आधार पर DU बराबर माइनस DW, ये जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, इसलिए DU बराबर माइनस PE साइन थीटा डी थीटा बच्चों, DU बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात करने के संदर्भ में एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे हम लोग, लेते थे इन्फिनिटी पर क्या होगा, पोटेंशियल टेकन एज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो। ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस टर्क के रोटेशन के केस में हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट लेने जा रहे हैं बच्चों, उसको दिमाग में रखना कि when dipole is placed normally to the electric field, that is theta बराबर 90 डिग्री, और in this case we assume electric potential of the dipole is taken as 0। तो हम लोग का रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, फॉर थीटा बराबर 90 U बराबर 0, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल विल बी 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी 0 इन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रेफरेंस मानना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए किसी खास पॉइंट पर एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। और इस डाइपोल के केस में है ना, और रोटेशन के केस में, रोटेशन ऑफ द डाइपोल के केस में बच्चों रेफरेंस पॉइंट फॉर थीटा बराबर 90 U बराबर 0। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन लिमिट थीटा बराबर 90 डिग्री टू थीटा बराबर थीटा एंड U बराबर U90 फॉर थीटा बराबर 90। थोड़ा सा भाषा एंड टू क्या चीज़, U बराबर U थीटा, इसको U90 इस तरह ब्रैकेट में फंक्शन या थीटा, देन DU का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख दूँ आपको U और उसका वैल्यू अपर लिमिट से लोअर लिमिट 90 से थीटा, तो U थीटा अपर लिमिट माइनस U90। बच्चों इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, DU का इंटीग्रेशन करना है 90 से कहाँ तक, थीटा तक, तो इसको U और इसको U90 से U थीटा, उसी को लिख दिया इतना, U थीटा माइनस, यह LHS वाला पार्ट्स हो गया। RHS वाला में क्या होगा बच्चों, PE बाहर और साइन थीटा डी थीटा 90 से थीटा तक, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन मेरा बच्चा माइनस कॉस थीटा 90 से 90 से थीटा। क्या देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 90 बच्चों, तो कॉस 90 0, तो क्या बचेगा, माइनस PE कॉस थीटा। एज रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या लिए, एज फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री
u90 बराबर क्या चीज़ 0। ये स्टैंडर्ड रिफरेंस पॉइंट, रिफरेंस लेवल हम लोग ले लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो गया तो u इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, u इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा एंगल पर, है ना। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए बच्चों, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले केस से। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला केस कब होगा, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा डाइपोल, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी जीरो। तो यू थीटा बराबर पी ई कॉस थीटा माइनस में जनरली वी में राइट क्या, जनरली वी में राइट u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो माइनस पी डॉट ई लिखा जाएगा मेरा बच्चा। अब इसको ग्राफ में हम बोलना सिखाए थे आपको, जैसे ये टर्क का लिखा है निकाले हैं, उसी तरह किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो बच्चों थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 1, तो माइनस पी से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 180 डिग्री पर कॉस 180 माइनस 1, तो प्लस पी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। या 180 डिग्री या 90 डिग्री, इसको π/2, इसको पाई, फिर 3π/2, 270 डिग्री, पाई, 3π/2 यह थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह यू को, यह मिनिमम वैल्यू माइनस पी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस पी। अब आएगा, हम लोग इक्विलिब्रियम का केस पढ़े थे जस्ट अभी, थीटा 0 डिग्री में और 180 डिग्री में टर्क विल बी 0, तो इक्विलिब्रियम। लेकिन इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बच्चों, तो 0 डिग्री वाले केस में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टर्क डाइपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 180 डिग्री का केस होगा, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और इट इज़ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उन सारी बातों को मैं लिखा देता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को क्या करना है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पी और ई वेक्टर आई जे के में लिखा रहेगा, तो पी एक्स ई एक्स माइनस रिजल्ट माइनस कॉमन रहेगा, पी एक्स ई एक्स प्लस पी वाई ई वाई प्लस पी जेड ई जेड। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाले उसी तरह डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इतना बात समझे। अब स्पेशल केस में लिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका दूसरा भी मेथड होगा, जैसे फोर्स बराबर डी यू बाई माइनस डी यू बाई डी आर डी यू बाई डी एक्स लिखते थे, उसी तरह यहाँ पर टर्क बराबर माइनस डी यू बाई डी थीटा, और फिर क्या है, डी यू बराबर माइनस टॉ इंटू डी थीटा। उस आधार पर भी हम थोड़ा सा सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड कह के उसको भी मैं समझा देता हूँ, तब स्पेशल केस पर आऊँगा। सब बच्चा ठीक से, ये पहले वाला है यार, समझ गया ना। तो इसको ऐसा नहीं कि सब खिचड़ी बना देना तुम लोग। अच्छा, ये बराबर का साइन है, इक्वल टू, अरे भाई इस करते रहा। थर्ड मैं बता देता हूँ फिर से, अल्टरनेटिव मेथड in translatory motion, force is given as, force F is given as negative gradient of potential energy, F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर बोले। Similarly in rotatory motion,
torque tau is given as tau बराबर माइनस डी यू बाई डी थीटा, इसलिए डी यू बराबर माइनस टॉ डी थीटा। अभी जस्ट देखे थे एज टॉ बराबर कितना, पी ई साइन थीटा और इसके बीच का एंगल हम लोग क्या ले रहे थे, एक्स 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी यू यहाँ डी यू बराबर एफ डॉट डी आर जैसे बोलते थे ना, यहाँ टॉ डॉट डी थीटा। और तो अब क्या लिखेंगे, टॉ के जगह क्या चीज़, पी ई साइन थीटा और एंगल बिटवीन टॉ वेक्टर एंड डी थीटा वेक्टर इज़ 180 डिग्री। मैं बोला था रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब सॉरी टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उसको इधर लाना चाहेगा, हम लोग उसको अगेंस्ट डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो टॉ और डी थीटा के बीच का एंगल 180। क्या लिखेंगे, डी यू बराबर टॉ के जगह पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 बच्चों -1 फिर +1 हो जाएगा। तो डी यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, बिना लिमिट के कर रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेट वी हैव डी यू का इंटीग्रेशन यू पी ई साइन थीटा डी थीटा प्लस सी, हेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देयरफॉर यू बराबर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस थीटा प्लस सी। फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री यू बराबर 0, यही रिफरेंस पॉइंट था अपन लोग का। कंसेप्ट यही लेना है, टर्क के रोटेशन ये सब के केस में थीटा जब 90 डिग्री होगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हो जाएगा, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 0, रिफरेंस पॉइंट वाला बात। तो क्या हो जाएगा, u बराबर 0, थीटा 90 डिग्री 0 कॉस 90 तो प्लस सी, तो c बराबर क्या निकल कर आया 0। इसलिए u का फॉर्मूला क्या मिला, पी ई कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई। ये भी तरीका है पोटेंशियल एनर्जी बताने का, है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो u बराबर माइनस पी डॉट ई। जब हमारा स्टार्टिंग कहाँ से था, थीटा 90 डिग्री पर, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा, ये रेफरेंस कन्वेंशन माना जाएगा। तो ये उसी फार्मूला को हम लोग फिर से दिखा दिए, है ना। अब इसका स्पेशल केसेस फिर से मैं लिखा दें। यहाँ पर हम लोग इस तरह का बात करते हैं, फोर्स डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर, उसी तरह डी यू बराबर माइनस टॉ इंटू डी थीटा। टॉ का फॉर्मूला टर्क का, बस करते रहो बार बार। स्पेशल केस बच्चों, फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री, दैट इज व्हेन पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर, देन u बराबर माइनस पी ई, इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ potential energy of dipole. Thus it is case of
टर्क वाला में तो सिर्फ इक्विलिब्रियम कहते थे, लेकिन अब यहाँ क्लासिफाइड हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो क्या होगा, यह स्टेबल इक्विलिब्रियम। दस इट इज़ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यू मिनिमम बराबर, या इस तरह का केस था, पहले भी फिगर बताए थे। और यहाँ प्लस माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू वाला बात है, डाइपोल है, पी वेक्टर ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, तो मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है यह। दूसरा, फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, दैट इज व्हेन पी वेक्टर इज एंटी पैरेलल और अपोजिट टू ई वेक्टर, देन u बराबर पी ई cos x 180 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो u बराबर, यह मैक्सिमम का वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ऑफ डाइपोल। 10 बच्चों, इट इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब u कांस्टेंट होता था तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते थे। मैक्सिमा मिनिमा के आधार पर इक्विलिब्रियम 3 तरह का बताया गया था, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो यह स्टेबल। और थर्ड केस में क्या होगा बच्चों, फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट इज व्हेन डाइपोल इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस को स्टैंडर्ड पॉइंट बोला गया, रेफरेंस पॉइंट बोला गया। इस केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो cos 90 0 हो जाएगा, देन u बराबर 0। ये 3 केस स्पेशल केस होता है बच्चों। अब तुम लोग को फिर से मैं बोलूँगा, वर्क एनर्जी पावर है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, रोटेशनल मोशन का वर्क डन, ये सब। तो थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। मैं बोला कि नेट फोर्स लगेगा, टर्क में भी 0, तो फोर्स का फॉर्मूला निकालना है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रटा हुआ पॉइंट हो गया, समझा हुआ पॉइंट हो गया कि नेट फोर्स ऑलवेज डाइपोल पर क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और नॉन यूनिफॉर्म है, देख रहे हैं सेपरेशन अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग जगह अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म। इसमें एक डाइपोल को रखें, -q और +q, p वेक्टर इधर है। बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा, यहाँ E1 बोलो, यहाँ फील्ड E2 बोलो। अगर ये सेपरेशन बहुत छोटा लेते हैं तो इसको E, इसको
E प्लस डी ई डेल ई लिखा जा सकता है। हम E1 E2 अभी लिखे, आगे आ रहे हैं उसको भी हम कैलकुलस की भाषा में ले चलेंगे। यहाँ पर फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज बराबर क्यू E1 अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इधर है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, प्लस चार्ज पर फोर्स उधर लगेगा। फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर फील्ड E2 और यहाँ E1, क्यू E2 इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज E1 ग्रेटर देन E2। क्यों बोलोगे? तो यहाँ फील्ड लाइंस पास पास है, जहाँ पर फील्ड लाइंस क्राउडेड होगा, पास पास होगा, वह स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा इन कंपैरिजन टू दैट प्लेस वेयर द फील्ड लाइंस इज सेपरेटेड, वेल सेपरेटेड, है ना। तो क्या हो गया E1? इसका मतलब क्या है? इसको फोर्स माइनस चार्ज वाला माइनस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू लिख दे, तो फोर्स ऑन माइनस क्यू ग्रेटर देन फोर्स ऑन प्लस क्यू। इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब डाइपोल फोर्स नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और किधर होगा? अगर यह हम लोग राइट वार्ड दिखा रहे हैं तो ये लेफ्ट वार्ड काम करेगा। तो ऑलवेज क्या होगा? इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल must experiences net force on it, net force experiences net force। अब F net होगा क्या, सो मैं बताना चाह रहा हूँ। यह माइनस क्यू चार्ज, यह प्लस क्यू चार्ज, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है और क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे पॉइंट चार्ज ले लेते हैं कोई चीज़, प्लस क्यू चार्ज ले लिए, अब समझना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये सेपरेशन क्या लिख दें, डेल एक्स। इस पर फोर्स E और यहाँ पर E प्लस डेल E बोल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें वैल्यू का, तो यहाँ E ज़्यादा है, E तो कितना से घट गया, डेल E से घट गया। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, या फोर्स बड़ा होगा F नेट बराबर दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स वाला बात क्या बोलेंगे, क्यू ई माइनस क्यू ई माइनस डेल ई। डायरेक्शन किधर बच्चों? अगर इस लाइन पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस लाइन पर है, ई वैरीज 1/x², ई वैरीज 1/r²। जैसे जैसे दूरी भरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के केस में कैसा फील्ड पैदा होगा ना, तो क्या लिखोगे इसको, क्यू इंटू डेल ई एफ नेट बराबर। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्शन मैं बता रहा था, है ना। या माइनस चार्ज नज़दीक है, प्लस चार्ज दूर है, तो नेट फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज बच्चा क्या, क्यू इंटू डेल ई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ नेट बराबर क्यू इंटू डेल ई बाई डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स, डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स। दिस इज डाइपोल मोमेंट P इंटू डेल ई बाई डेल एक्स। फॉर डाइपोल, पॉइंट डाइपोल बोलते हैं, डेल एक्स टेंड्स टू 0, देन इसलिए एफ नेट लिखा जाएगा बच्चों
P इंटू डी ई बाई डी एक्स। अब कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, इस केस में तो मैं बता रहा हूँ आपको, अपना खुद अनुभव होगा कि माइनस वाला नज़दीक है, अब प्लस वाला, तो इस पर फोर्स कम होगा, इस पर फोर्स ज़्यादा होगा, तो टुवर्ड्स दिस। अगर यही प्लस हो जाता या माइनस हो जाता तो फोर्स किधर लगता, इस डायरेक्शन में लगता। तो इतना अपना अकल लगाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा काम का हम एक सवाल की सहायता से, एनसीईआरटी में एक सवाल दिया हुआ है और भी ढेर सारा इस पर सवाल बनाएंगे, बड़ा काम का फॉर्मूला मिल गया, एफ नेट बराबर पी इंटू डी ई बाई डी एक्स। इस केस में टर्क पूछता तो क्या होता, एफ नेट इधर है और एक्स आर भी, एक्स आर आर वाला पोजीशन वेक्टर वाला लाइन भी इसी पर है, तो थीटा जीरो होगा, टर्क विल बी जीरो। तो टर्क जीरो हो सकता है, हर केस में टर्क जीरो होगा या नहीं बोला जाएगा, लेकिन स्पेशली जीरो और 180 डिग्री के केस में टर्क विल बी जीरो। जब पी और ई वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो और 180 हो तो टर्क मस्ट भी जीरो हो। इस केस में टर्क विल बी जीरो, लेकिन एफ नेट निश्चित तौर पर काम करेगा। तो एफ नेट बराबर पी इंटू डी। अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो यहाँ डी ई बाई डी जेड होगा और पी का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू डी जेड, क्यू इंटू डी जेड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट को एक डायरेक्शन में लेकर फोर्स निकालने का काम करेंगे। तो इतना बात समझने का कोशिश करें। बड़ा काम का फॉर्मूला मिल गया, एफ नेट बराबर पी इंटू डी ई बाई डी एक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर से अगर ई मैक्स हो जाए, ई मिनिमम हो जाए, तो तुम पढ़े हुए मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन विल बी जीरो। तो किसी चार्ज बॉडी चार्ज है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो वहाँ पर अगर डायपोल का सेंटर रख दिए उस पॉइंट पर, तो वहाँ पर उस डायपोल पर नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव और सवालों में बहुत काम देगा आपको। तो इस तरह की बातों को मैं सवालों के में ले चलता हूँ, तब आपको और समझाता हूँ। प्रॉब्लम है बच्चों, जस्ट अभी उसी में, इससे पहले थ्योरी में लिखाए हैं वही चीज़ है कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, जिससे आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल डायपोल रहे जिसका डायपोल मोमेंट पी। अब क्या कहता है कि फाइंड द फोर्स ऑन डायपोल। डायपोल के कारण इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हो, एक्शन रिएक्शन बराबर और विपरीत होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। तो अगर हम लोग इस पर फोर्स निकाल लें, किधर लग रहा है, कितना लग रहा है, तो उतना ही फोर्स इस पर लगेगा, जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक तरीका वो होगा, और एक तरीका अभी जस्ट बताए कि यह जो Q है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह नॉन यूनिफॉर्म होगा। Q/4πε0 x स्क्वायर, आर दूरी पर है तो Q/4πε0 r, दूरी बदलते रहेगा, फील्ड बदलते रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। उसके आधार पर भी फोर्स निकालना सिखाए हैं। एफ नेट बराबर पी इंटू डी ई बाई डी जेड, डी ई बाई डी एक्स, एक्स डायरेक्शन में तो यहाँ आर वाला लिख रहे हैं तो पी इंटू डी ई बाई डी आर बोला जाएगा। तो हम लोग क्या करें, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन प्लस क्यू चार्ज, ई बराबर, या एक्सियल पोजीशन है, डायपोल मोमेंट ये और यह है, उसके विपरीत दिशा में ले रहे हैं, अलग बात है, लेकिन एक्सियल पोजीशन बोला जाएगा। तो ई बराबर क्या जानते हो बच्चा, स्मॉल डायपोल के केस में 2p/4πε0 r3 ई। और चला फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एफ बराबर क्यू इंटू ई, क्या होगा बच्चा, Q इंटू 2p/4πε0 r3 बोला जाएगा। या फोर्स लगा पॉइंट चार्ज पर, और डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, तब तो इधर है, और यह प्लस चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। कहीं माइनस वाला नज़दीक है तो वह ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा।
ये बात समझने का है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा, तो सेम फोर्स, सेम एंड अपोजिट फोर्स, सेम एंड अपोजिट फोर्स acts on the dipole, that is force on dipole 2p q by 4 pi epsilon 0 rq towards the plus q charge। ये फोर्स का एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, सेकंड मेथड जो हम लोग एफ बराबर, ये तो आपको ज़्यादा फटाफट में ये हो जाएगा बिना डिफ्रेंशिएशन ही सबके। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है और तुरंत हम लोग निकाल। अगर हम लोग यहीं पर डायपोल को क्या कर दें, इसके नॉर्मल कर दें, या इस तरह था इस तरह कर दें, तो यह इक्वाटोरियल पोजीशन हो जाएगा p/4 पाइप सेल। अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स इस पर किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ये सब समझो, हर चीज़ को बार बार लिखाएंगे तो लंबा लंबा होते चले, लेकिन एक बार समझ लिए तो फटाफट करते चले जाओगे यार। तो फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल हो गया ये सवाल में, 2pq/4 टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। यही टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज का मतलब कौन सा केस हो गया, दैट इज केस ऑफ अट्रैक्शन, केस ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा। ये चीज़, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लो बाबू। देखो ये सवाल तो एक ही मेथड से बनाना है, आपको जो कन्वीनियंट बुझाए वो फटाफट। कन्वीनियंट का मतलब क्या है, समझ में भी आना चाहिए और समय भी कम लगना चाहिए। टाइम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वाला बात हो जाएगा। इसी का अल्टरनेटिव मेथड एज फोर्स बराबर P इंटू DE/dr, हेयर E बराबर 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ, इसलिए DE/dr 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, D/dr ऑफ r का पावर -3 माइनस यह 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ dp/d। नो, यहाँ E का फॉर्मूला क्या लिखाएगा बच्चों, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो प्लस Q, तो E के जगह Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r²। तो DE/dr बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर और D/dr ऑफ r का पावर -2 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ लिखोगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, P माइनस है 2pq/4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वही आ गया, नीचे लिखा हुआ है ना। इसको मिटा लो, काहे कि तो पहले से लिखा हुआ है, केवल दिखाने के लिए छोड़ दिया गया था। तो इस तरह से बात, और नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट there is force of attraction between dipole and point charge in above case in given problem। तो सोचो और काम कर, दो हम तरीका बता दिए। तो इस तरह की बात, हम NCERT वाला सवाल को डिस्कस कर दे थोड़ा सा, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सवालों पर। सवालों का बात रहेगा अब थोड़ा थोड़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रैक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक डायपोल इसी फार्मूला पर, F बराबर P इंटू DE/dr के आधार पर। एक इनफॉर्मली चार्ज रिंग जिस पर प्लस Q चार्ज है, कोई भी चार्ज हो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
रिंग का रिजल्ट याद आ रहा होगा मेरा बच्चा। इनफॉर्मली चार्ज रिंग जिस पर क्यू चार्ज था, रेडियस आर था, उसके x6 पर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था, तो फील्ड का फॉर्मूला तो qx/4πε0 r² प्लस x² होल का पावर 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर बताए थे रिंग के केस में बच्चों? x बराबर ± r/√2, x बराबर ± r, वहाँ पर E विल बी मैक्सिमम तुमको, और ई और मैक्सिमा और मिनिमा के केस में पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विल बी 0। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक शॉर्ट डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इनफॉर्मली चार्ज रिंग। इस चार्ज रिंग के एक्सिस पर एक डाइपोल को रख दिया गया है जिसका डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है। At a distance are the center of the ring as shown in figure. Find the force on the dipole due to the charge. डाइपोल के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, केवल कहता है नेट फोर्स ऑन द डाइपोल निकालना, एक्सिस पर रखा हुआ है। या x डिस्टेंस और x बराबर r/√2 कहता है, कह रहा है एट ए डिस्टेंस r/√2। तो बच्चों फोर्स ऑन द डाइपोल क्या पढ़े? ऑन द डाइपोल सॉल्यूशन दे रहे हैं एक लाइन में। फोर्स ऑन द डाइपोल F बराबर P इंटू DE/dx, P और DE/dx ऑफ, इस पर चार्ज था प्लस Q, रेडियस R, तो qx/4πε0 r² प्लस x² होल का पावर 3/2। और x के जगह क्या रखेंगे? r/√2, जो रखना है रखिए। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि एट x बराबर r/√2 E विल बी मैक्सिमम, E बराबर E मैक्स, देयरफॉर DE/dx बराबर 0। कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, फोर्स बराबर 0, तो फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी 0। अगर बनाना होता तो इसको डिफ्रेंशिएशन ये सब करते, हम बच गए अपने लोग डिफ्रेंशिएशन ये सब से। और क्लू पर हम लोग क्या कर लिए, काम कर लिए, डायरेक्ट पकड़ लिए कि x बराबर r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और DE/dx 0 होगा। बच्चा ये सब कलाकारी सीखना पड़ेगा आपको आगे, है ना। कभी मेडिकल की बात कर ले, इस सब की बात कर ले तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है, तो वहाँ पर ट्रिक से काम चलाना पड़ेगा आपको। लेकिन कंसेप्ट होगा तभी ट्रिक काम देगा। ऐसा नहीं कि आपको बिना कंसेप्ट के ट्रिक का तो 2-4 ट्रिक रटा जा सकता है, सब थोड़ी रटा जा सकता है। तो इतना बात ही बिना बनाए हम इसको रिजल्ट दे दिए कि डाइपोल फॉर फोर्स क्या होगा, 0 होगा एट x बराबर। अगर डिफरेंट दूसरे पोजीशन पर होता तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बस हो गया। तो आता है डिफ्रेंशिएशन तब सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस तरह की बात है। चलिए एक छोटा सवाल और, टू DE/dx P इंटू DE/dr, जिस तरह का रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड r का फंक्शन होगा तो DE/dr, x का फंक्शन होगा तो DE/dx, z का फंक्शन होगा तो DE/dz। देखो भाई इसका चलिए बच्चों, फिर मैं आज का लेक्चर यहीं तक रोक रहा। इसको फिर से कंसेप्ट के साथ बढ़िया से समझ के क्या करना है, सबको पिछले पढ़ाई को भरा है। मैं पिछले पढ़ाई से और अभी जो डाइपोल पढ़ा रहा हूँ, अगला लेक्चर में मैं सवालों का कुछ कलेक्शन लेकर आऊँगा और आपको मैं देने का कोशिश करूँगा। तो डिफरेंट टाइप्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रॉड के केस में, आर्क के केस में, इनफॉर्मली चार्ज आर्क था सर्कुलर आर्क, उसके केस में, रिंग के केस में, डिस्क के केस में, सारा रिजल्ट याद रहना चाहिए, है ना। अभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोले हैं, अब इसी सवाल सब में आप आया है रोटेशनल मोशन का केस है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है ना, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कब होगा, क्या होगा, इस तरह के सवालों पर हम लोग आने वाले हैं। थोड़ा है ना, सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ाना, ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट बनाना। तो इस तरह से आप कोशिश करो। फिर से तो पढ़ाई यहीं ठहर जा रहा है, थ्योरेटिकल पढ़ाई यहीं पर रुक रहा है। हम फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स किसके आधार पर सिखाएंगे? F बराबर
P इंटू डी बाई डी जेड के आधार पर, और नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल निकालेंगे। और फोर्स इज गिवन एज माइनस डी यू बाई डी आर, दो मेथड होगा। वो सारा चीज़ अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, और पिछले सब थ्योरी के आधार पर का कुछ टिपिकल सवाल सब मैं बताने का कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में। तो आप घर पर रहकर फिर से क्या मैं बोलूँगा, पिछले पढ़ाई को रिवाइज़ करते हुए, 11th को रिवाइज़ करते हुए, मैथमेटिक्स इस सब को रिवाइज़ करते हुए, बायो वाले भी बच्चे मैथमेटिक्स का वह पार्ट जो हमारे फिजिक्स के लिए उपयोगी है, मैथमेटिकल टूल्स करके सारे लोग पढ़ाए रहते हैं, सभी बच्चे के नॉलेज में होगा, उसको रिवाइज़ करोगे। वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज़ करोगे, समझ गए। कुछ सेंटर ऑफ मास इस सब का कंसेप्ट का ज़रूरत होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी पढ़ेंगे इसके आगे भी, तो मैकेनिक्स के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो आप रिवाइज करते रहो मेरे बच्चों। चलिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए, खूब, है ना, सेहत पर ध्यान रखते हुए खूब पढ़ाई कीजिए घर पर।